बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स की दरियाफ़्त। कुछ तारीख़ी पस मंज़र को समझेंगे न्यूट्रॉन्स की दरियाफ़्त के हवाले से, फिर चैडविक के तजर्बे को तफसीलन समझेंगे और उसके बाद न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ का जायज़ा लेंगे, उसकी खसूसियात का जायज़ा लेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। न्यूट्रॉन की दरियाफ़्त। इससे पहले हम लोगों ने कैथोड रेस की दरियाफ़्त पढ़ी है, उसके बाद हमने केनाल रेस की दरियाफ़्त पढ़ी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रॉन की दरियाफ़्त। न्यूट्रॉन की दरियाफ़्त पढ़ने से पहले मैं आपको अगर इसका कुछ तारीख़ी पस मंज़र बताता चलूँ तो आपने पढ़ा कि 1879 के अंदर इलेक्ट्रॉन को दरियाफ़्त किया गया और 1886 के अंदर प्रोटॉन की दरियाफ़्त हो चुकी थी। इसका मतलब कि 1886 तक ये बात यकीनी थी कि किसी भी एटम का मास सिर्फ इन्हीं दो बुनियादी ज़र्रात के ऊपर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर। क्योंकि साइंसदान अभी इस चीज़ का इल्म नहीं रखते थे कि न्यूट्रॉन जैसे भी कोई पार्टिकल्स जो हैं एटम का हिस्सा हो सकते हैं। तो यही खैर समझा जाता था कि किसी भी एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। तो एटम के मास को वाज़िया रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ भी उस दौर के अंदर साइंसदानों ने जो है वो वक्त के साथ साथ पेश की, जो अपनी अपनी तरह से इलेक्ट्रॉन और सिर्फ प्रोटॉन की मदद से ही एटम के मास को पूरा करने की कोशिश करती थी। लेकिन हर थ्योरी के अंदर कोई ना कोई जो था वो नक्स मौजूद था, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई पेशन गोई नहीं थी, अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसके ऊपर तजुर्बात भी करना शुरू कर दिए और ज़्यादा तेज़ी के साथ इस मैदान के अंदर काम करना शुरू कर दिया, इस फील्ड के अंदर, एटम की फील्ड के अंदर काम करना शुरू कर दिया। 1900 के अंदर प्लांक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश कर दी। मज़ीद अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो 1909 के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको भी दरियाफ्त कर लिया गया। 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसके नतीजे में उन्होंने न्यूक्लियस को दरियाफ्त कर लिया। फिर 1913 के अंदर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने इस बात को सामने रखा कि रदरफोर्ड का मॉडल किस तरह से नकाइस से भरा हुआ है और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। रदरफोर्ड इस मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखता था और उसने इसके ऊपर काम मज़ीद जारी रखा। वो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर भी काम करता रहा। वो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ प्रोटॉन हिस्सा लेगा या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस हिस्सा लेगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। खैर, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं थी कि एटम का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बजाय न्यूट्रॉन के ऊपर भी मुनहसर हो सकता है। खैर, आखिरकार 1920 के अंदर जब रदरफोर्ड ने मुख्तलिफ रिएक्शन किए, करवा के देखे, मुख्तलिफ तजर्बात किए, उनकी रोशनी में इस बात की पेशन गोई की रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर कि एटम का मास अगर हम चाहते हैं कि इसको साबित किया जाए कि एटम का मास जो है वो कितना है, तो इसको साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि एटम के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद होने चाहिए जिनका मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर का हो, लेकिन उनके ऊपर चार्ज ना हो जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो खैर, ये पेशन गोई रदरफोर्ड की जानिब से 1920 के अंदर की गई, लेकिन कोई तजर्बाती दलील नहीं थी, वो साबित ना कर पाया, वो दरियाफ्त ना कर पाया कि इस तरह के क्या कोई पार्टिकल वाकई एटम के अंदर मौजूद होंगे या नहीं होंगे। तो फिर मज़ीद तजर्बात की रोशनी के अंदर आखिरकार बिलाखिर 1932 के अंदर चैडविक ने अपने न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए, एक तजर्बे के ज़रिए, उन्होंने आखिरकार न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त कर लिया। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रॉन की दरियाफ्त का एक तारीख़ी पस मंज़र देखें तो हमारे ज़हन में सबसे पहले आता है रदरफोर्ड की पेशगोई। तो देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या पेशगोई की। रदरफोर्ड ने मुशाहदा किया कि किसी एटम का मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद के ऊपर वाज़िया नहीं किया जा सकता। तो हम इसको लिखेंगे, ये पहले भी बात मैंने तफसीली समझाई आपको कि रदरफोर्ड ने क्या मुशाहिदा किया। मुशाहिदा किया कि किसी भी
एटम का मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बुनियाद पर वाज़िया नहीं किया जा सकता। रदरफोर्ड ने पेशगोई की कि रदरफोर्ड ने पेशगोई की कि एटम में प्रोटॉन के मास के मसावी कोई दूसरे पार्टिकल्स भी होने चाहिए जिन पर कोई चार्ज ना हो। ये रदरफोर्ड की पेशगोई थी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर काम कर रहा था और काम करते करते उसने ये इस बात का मुशाहिदा किया कि किसी भी एटम का मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद के ऊपर वाज़िया नहीं किया जा सकता, बल्कि एटम के अंदर प्रोटॉन का मास रखने वाले प्रोटॉन जैसे कुछ और पार्टिकल्स होना चाहिए जिनका इख्तलाफ प्रोटॉन के साथ किस तरह से हो, सिर्फ चार्ज की बुनियाद के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी उनके साथ होने चाहिए जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। खैर, जब ये बात इसने की 1920 के अंदर, तो इसके बाद इधर एक बात यहाँ भी लिखे, रदरफोर्ड ने 1920 में मुशाहिदा किया, 1920 का ये इसका मुशाहिदा है। तो खैर फिर इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर और तेज़ी के साथ काम मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से चल पड़ा और आखिरकार उन तमाम किस्म के तजर्बात का जब निचोड़ निकाला गया तो बिल आखिर चैडविक ने 1932 के अंदर एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को भी दरियाफ्त कर लिया। मैं ज़रा चैडविक की दरियाफ्त की बात करता हूँ कि चैडविक ने कैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त किया। तो चैडविक की दरियाफ्त, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से और किसने न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त किया। यहाँ पे हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं कि चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त कर लिया। न्यूक्लियस को दरियाफ्त करने के लिए चैडविक ने जो तजर्बा किया, ज़रा देखते हैं तजर्बा किस तरह का किया गया। क्या तजर्बा किया? हमारी बुक ने उस तजर्बे को वाज़ह करने के लिए किताब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक कीमियाई मसावात लिखी हुई है, वो तजर्बे को वाज़ह रखने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बुनियादी तौर पर समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये तजर्बा किया गया। और गौर से देखिएगा, ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल तो नहीं है, हमारी किताब का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अपने तसव्वुरात को ज़रा मजबूत बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस तजर्बे को भी जानते हों कि ये किस तरह से किया गया। तो असल में हुआ क्या, चैडविक ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव सोर्स से मुराद ऐसा एलिमेंट जिसमें से रेडिएशन मुसलसल तौर पर निकलती हों, उसको रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव ज़रिया बोला जाता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन खारिज करने का ज़िम्मेदार हो। तो मैं बात करता हूँ कि आप फ़र्ज़ कर लें कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है, कोई भी चूँकि इनमें से हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी हो सकता है जिसमें से रेडिएशन मुसलसल निकलती हों, ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशन को खारिज करते हों। इसके गिर्द ये लेड ब्लॉक असल में रखा गया है। इस लेड ब्लॉक का
मकसद ये होता है कि रेडिएशंस जो निकल रही हैं वो मुख्तलिफ सिमतों के अंदर ना फैलें बल्कि एक ही सिमत के अंदर हरकत करें और ताकि हम जो तजर्बा कर रहे हैं उसको समझ सकें। तो इस सोर्स से, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन निकलती थी वो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स। इनमें से निकलने वाली रेडिएशन कौन सी थी? अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये रेडिएशन जो इनमें से निकल रही हैं इनको मैं नाम दे रहा हूँ कौन सा? अल्फ़ा पार्टिकल्स का। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवा के चैडविक ने अपना ये तजर्बा मुकम्मल किया। अब इन पार्टिकल्स की बौछार कहाँ पे करवाई गई? इन पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई बेरिलियम मेटल को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करके। ये एक बेरिलियम की शीट है, टुकड़ा है बेरिलियम का, जो किसके मिलने से बना हुआ है? बेरिलियम के एटम्स के मिलने से बना हुआ है। ये सारे बेरिलियम के एटम्स हैं जिनके मिलने से बेरिलियम का एक टुकड़ा हमारे पास मौजूद है। तो उसने बेरिलियम का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया, एक शीट ली बेरिलियम की जो कि एक मेटल है, इसके ऊपर बौछार करवाई किसकी? अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। इनको मज़ीद समझते हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियाई से क्या मुराद है। अल्फ़ा पार्टिकल को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, ये है अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम के न्यूक्लियाई। इनको मज़ीद समझ लेते हैं। खैर, अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार करवाई बेरिलियम टारगेट के ऊपर और मुशाहिदा क्या किया? मुशाहिदा ये किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले बेरिलियम टारगेट के ऊपर जाकर गिरते थे, हिट करते थे, तो इस बेरिलियम में से कुछ इंतहाई सरायत कर जाने वाले पार्टिकल्स का इखराज होता था। इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के बौछार के नतीजे में इस टारगेट में से इंतहाई सरायत कर जाने वाली, नफूस कर जाने वाली, किसी चीज़ के अंदर चले जाने वाली, घुस जाने वाली, धंस जाने वाली पार्टिकल्स जो थे उनका इखराज होता था। जब इन पार्टिकल्स को किसी डिटेक्टर के ऊपर इसकी रीडिंग देखी गई, किसी मीटर के ऊपर इसको चेक किया गया, तो उस मीटर के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती थी, किसी किस्म की कोई तब्दीली, हरकत नहीं आती थी, जो इस बात का सबूत देती थी कि असल में ये जो पार्टिकल बेरिलियम के टारगेट में से निकल कर आ रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार होने के बाद, ये वाले पार्टिकल किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं रखते। ये पार्टिकल्स असल में क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होने की वजह से, कोई चार्ज ना होने की वजह से इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया? न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। तो खैर ये तजर्बा करके देखा गया। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होती हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स, मैंने कहा हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया जाता है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल की खुसूसियात बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियाई जैसी होती हैं। अब हीलियम के न्यूक्लियस से क्या मुराद है? अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा जो कॉलम है, सेकंड ग्रुप, दूसरा कॉलम, उसके अंदर जो पहले नंबर के ऊपर एलिमेंट मौजूद है वो बेरिलियम है। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है इनकी कुछ खुसूसियात की बिना के ऊपर। खैर, अगर मैं इसका सिंबल लिखूं हीलियम का, तो हीलियम का सिंबल है HE। दो अल्फाज हैं, दो हरूफ हैं, तो पहला कैपिटल है, दूसरा छोटा स्मॉल है। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका मास नंबर है 4। ये है हीलियम। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख्त बनाऊँ यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस से बाहर पहला शेल, एटॉमिक नंबर बताता है कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 2 है जो बता रहा है कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही आ सकते हैं पहले शेल में, जबकि न्यूक्लियस में हम जानते हैं 2 चीज़ें होती हैं। अब हमें पता है 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये 2 चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो खैर, जो मुकम्मल मास नंबर बन गया वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से है। तो चारों का मास, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास चूँकि आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मजमूई मास है ये कितना बन गया? 4। जबकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2। मैंने कहा हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। अब न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? जब हीलियम ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने खारिज कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज कर देगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये जो शेल है, ऑर्बिट जो है, ये सर्कुलर रास्ता जो है ये ख़त्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से था। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब ऑर्बिट ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर पीछे हीलियम का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव 2। ये चार्ज आ गया। ये मेरे पास सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर जमा 2 चार्ज है। इस हीलियम के न्यूक्लियाई की खुसूसियात जो हैं वो किस तरह की होती हैं? अल्फ़ा
पार्टिकल्स जैसी होती हैं, इस वजह से मैं इस न्यूक्लियस को भी क्या नाम देता हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल्स का नाम देता हूँ। अगर मैं अल्फ़ा का यहाँ पे सिंबल भी आपके सामने लिखता चलूँ तो इसको कुछ इस तरह से जाहिर किया जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स। आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके सिंबल की मदद से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। तो ये हैं हीलियम के न्यूक्लियाई। ये असल में खारिज होते हैं कहाँ से, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, रेडियम भी हो सकता है, वो पोलोनियम भी हो सकता है। तो यहाँ से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरिलियम टारगेट के ऊपर टकराते थे, इस टारगेट का नाम क्या था, बेरिलियम। जब वो बेरिलियम टारगेट के ऊपर टकराते थे तो बेरिलियम में से कुछ इंतहाई नफूज करने वाले, सरायत कर जाने वाले पार्टिकल्स का इखराज होता था। वो पार्टिकल्स मीटर के ऊपर चूँकि किसी किस्म की कोई रीडिंग, कोई नंबर, कोई तब्दीली ज़ाहिर नहीं करते थे, जो इस बात की दलील थे कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, और जिस वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। ये था जी मुकम्मल तजर्बा जो चैडविक ने किया न्यूक्लियर सतह के ऊपर, न्यूक्लियस की मदद से। अब अगर मैं इस पूरे तजर्बे को एक कीमियाई मसावात की मदद से यहाँ पे ज़ाहिर करूँ तो हमें इस बात की ज़्यादा तफसीलन समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से प्रोसेस हुआ है, अमल किस तरह से हुआ है। तो कीमियाई मसावात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि हमने जो तजर्बा किया है इसी को एक मसावात की शक्ल में यहाँ पे नीचे लिख देना है। हमने पढ़ा कि बेरिलियम टारगेट लिया गया, बेरिलियम जिसका सिंबल है BE, 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो बेरिलियम का मास नंबर 9 है जबकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसके ऊपर किसकी बौछार करवाई गई, अल्फ़ा पार्टिकल्स की, जो मैंने कहा कि ये न्यूक्लियाई होते हैं हीलियम के, जिनका मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर क्या था, 2 था। जब इनकी बौछार करवाई जाती है तो इसके नतीजे में क्या हुआ, ये मुशाहिदा किया गया कि बेरिलियम का न्यूक्लियाई, इसने कुछ पार्टिकल्स को खारिज किया। उन पार्टिकल्स का मास कितना था, 1, मतलब प्रोटॉन के मास के बराबर था, और प्रोटॉन का मास 1 है, जबकि उनके ऊपर चार्ज क्या था, वो 0 था। तो नीचे वाली जो वैल्यू है ये चार्ज को जाहिर करती है, ऊपर वाली मास नंबर को जाहिर करती है, मास को जाहिर करती है। और ये भी मुशाहिदा किया गया कि जो बेरिलियम का न्यूक्लियस था वो इस बौछार की वजह से तब्दील हो गया, और तब्दील होकर किस में चला गया, कार्बन के अंदर। कार्बन का मास नंबर 12 जबकि उसके ऊपर चार्ज 6 है। चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन कार्बन में 6 है तो उसका मास नंबर भी 6 है। आपने इस मसावात को मतवाजन शक्ल के अंदर लिखना है, फिर आपकी ये मसावात दुरुस्त मानी जाएगी। मतवाजन कैसे, अगर मैं रिएक्टेंट वाली जानिब इनके मास नंबर को इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास बेरिलियम और हीलियम दोनों के मास नंबर का जो मजमूई अदद है वो कितना आता है, 13। जबकि मैं प्रोडक्ट वाली जानिब अगर दोनों प्रोडक्ट के मास नंबर को यहाँ पे मजमूई अदद की शक्ल में लिखूँ तो ये भी कितना बनता है, 13। 12 और 1 13, इधर 9 और 4 13। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट वाली जानिब अगर मैं इनके चार्ज को मजमूई तौर पर लिखूं तो ये कितना बनता है, 6। प्रोडक्ट वाली जानिब अगर इनके चार्ज नंबर को, दोनों प्रोडक्ट के चार्ज नंबर को मजमूई तौर पर लिखा जाए तो ये भी कितना बनता है, 6। तो आपने इस बात को ज़रा ज़हन नशीन कर लेना है कि जब आप इस तरह की कोई कीमियाई मसावात लिखें जिसमें किसी न्यूक्लियर अमल को ज़ाहिर किया गया हो तो आप उसको ज़रा मुतवाज़न शक्ल के अंदर लिखेंगे, फिर उसको ज़रा दुरुस्त माना जाएगा। तो इस मसावात की मदद से हम इस पूरे तजर्बे को समझ सकते हैं आसानी के साथ कि किस तरह से न्यूट्रॉन्स उनको दरियाफ्त किया गया। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की कुछ खुसूसियात की बात करूं, अब चूंकि ये भी बुनियादी ज़र्रा किसी एटम के अंदर पाया जाने वाला, तो इसकी भी खुसूसियात का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। पहले नंबर पर मैं बात करता हूं कि चार्ज के लिहाज से, तो हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। पहली बात कि इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है और ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। दूसरी खुसूसियत को अगर हम देखें तो नफूज पजीरी। नफूज पजीरी का मतलब होता है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर धंस जाना, घुस जाना, दाखिल हो जाना। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं
न्यूट्रॉन्स इंतहाई सरायत कर जाने वाले न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एनर्जी रखने वाले हैं, मादा रखने वाले हैं, वज़न रखने वाले हैं, और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये क्या कर जाते हैं, किसी मादे के अंदर तक नफूज भी कर जाते हैं, सरायत कर जाते हैं, धंस जाते हैं। मज़ीद अगर मैं बात करूं मास की, वज़न की, तो न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन्स के मास के बराबर है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनका मास तकरीबन आपस में मिलता जुलता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स की बेशुमार खसूसियात हैं, जैसे कुछ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत कर सकते हैं, उनको तेज़ी से हरकत करने वाले न्यूट्रॉन्स बोला जाता है। कुछ ज़रा आहिस्ता या स्लो हरकत करते हैं, उनको आहिस्ता हरकत करने वाले न्यूट्रॉन्स बोला जाता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं, और बेशुमार न्यूट्रॉन्स की खसूसियात हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन 3 खसूसियात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने न्यूट्रॉन्स के तारीख़ी पस मंज़र को देखा, रदरफोर्ड की पेश गोई का मुज़ाहरा किया, और इसके साथ साथ चैडविक के तजर्बे की मदद से न्यूट्रॉन्स को कैसे दरियाफ़्त किया गया है इसके बारे में तफसीलन समझा। फिर आपने न्यूट्रॉन्स की कुछ खसूसियात भी पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।